हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम जाने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट ऑफ आईपीआरस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आना एक पूरी रेवोल्यूशन थी। ये नहीं था कि एक दिन आइडिया आया कि ये होने चाहिए और अगले दिन पूरा जो गार्डन है वो पूरा गार्डन बन गया। ऐसा कुछ नहीं था। एक प्रॉपर जेनेसिस, एक प्रॉपर फेज, अलग अलग फेजेस में जो है इसकी ग्रोथ होती गई। और उस उन ग्रोथ के बाद आज जो आईपीआर है वो हम आज वाली उस स्टेज तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो आईपीआर है उनका ओरिजिन हुआ, कैसे उन्होंने ओरिजिनेट किया यहाँ पर, और उसके बाद कैसे बढ़ते बढ़ते उनकी डेवलपमेंट हुई आज की स्टेज तक। ठीक है, अब इस चीज को पढ़ना क्योंकि एक बहुत बड़ी टाइमलाइन है, तो इसीलिए हमने इस ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया। टेरिटोरियल फेज जब हर कंट्री अपना बनाती थी, आइडिया आया था। फिर धीरे धीरे इंटरनेशनली उन्हें लगा कि ये तो अगर मान लो दूसरी कंट्री में वायलेट कर रहा है तो क्या होगा, तो इंटरनेशनल एक फेज में आया कि भाई कंट्रीज मिलके अपनी एग्रीमेंट कर दिए। फिर लगा कि भाई ये तो पूरी दुनिया के लिए इक्वल होना चाहिए, तो इसने और ग्रोथ करी और ग्लोबल फेज में एंटर करा। उसके बाद ग्लोबल फेज में एंटर करके हमारे पास वाइपो आ गया, हमारे पास ट्रिप्स आ गया। तो उसके बाद जब ये सब अग्रीमेंट्स आ गए, उसके बाद डिजिटल एरा, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रिप्स वाली फेज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो आईपीआर थे वो इन 4 फेजेस से जो है वो निकल कर आए टू रीच द स्टेज वो आज है। सबसे पहले आती है टेरिटोरियल फेज। टेरिटोरियल फेज में क्या होता है, टेरिटोरियल फेज में होता है कि वेनेशियन लॉ है 1474 में। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, डो मेकर्स और पंचरर्स से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, एक वेनेशियन लॉ है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ से जो है वो शुरुआत होती है कि जो डो मेकर्स हैं, ठीक है, जो ब्रेड बनाते हैं या जो पंक्चरर्स हैं, हमने ना कुछ वेब सीरीज में या कुछ हिस्टोरिकल रिलेटेड मूवीज होगी, टीवी शोज होगा, उनमें देखा है कि मान लो ब्रेड का डिजाइन है, ठीक है, या फिर वो लेटर है जो आज फिर से एक बार ट्रेंड में आए हैं कि लेटर के ऊपर एक गोल वो चीज जो रेजिन से बनता है, आई थिंक वो डाल देते हैं और उसके ऊपर एक डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ना, इन पर एक लॉ बना, वेनेशियन लॉ 1474 में। यहाँ से जो थी वो स्टार्ट हुई, और क्योंकि ये लिमिटेड था टेरिटरी से, ठीक है, यहीं से रिलेटेड था, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, टेरिटोरियल फेज का जो है नाम दिया। ठीक है, तो 1474 से जो है वो शुरुआत होती है। उसके बाद फर्स्ट जो एक्ट बना वो क्या था, वो आया इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपलीज इन 1623। ठीक है, ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि भाई कोई भी मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड ओरिजिनल इन्वेंटर। जो फर्स्ट एंड ओरिजिनल इन्वेंटर है, अगर मान लो किसी ने एक ये लेटर के ऊपर पंच करने के लिए बनाया है कि येलो, और इस पे हो गया एक फ्लावर हो गया। ठीक है, अगर किसी ने ये पंच करने के लिए बनाया है, तो इसके ऊपर जिसने ये फर्स्ट और ओरिजिनल इन्वेंटर है इसका, उसके अलावा किसी की भी जो मोनोपोली है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज आ गया। फिर उसके बाद फ्रांस ने भी सेम लो लिया है ऑन राइट्स ऑफ इन्वेंटर। वही बात की जो फर्स्ट इन्वेंटर है, किसी ने कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो कंप्यूटर का फर्स्ट और ओरिजिनल इन्वेंटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है, उसके अलावा और किसी के पास भी ये राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, फिर यूएसए ने भी पेटेंट के ऊपर बना दिया। ठीक है, अब तक हमारे पास क्या क्या आ गया, डोम मेकर्स और पंक्चरर्स पे आ गया। ठीक है, मतलब कि कॉपीराइट का हो गया, डो मेकर्स और पंचुअर। ठीक है, इसने डिफाइन नहीं करा, मतलब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया इस एक्ट ने। ठीक है, आईपीआर को। उसके बाद आ गया हमारे पास इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज आ गया और फ्रांस का लॉ आ गया। ये दोनों किसके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इन्वेंटर के। साथ में यूएसए का लॉ आ गया, इट्स लॉ नॉट लोन, यूएसए का लॉ आ गया किस पे, पेटेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन से आए, पेटेंट के लॉ आए कि भाई जो इन्वेंटर है। ठीक है,
ठीक है। फिर उसके बाद कॉपीराइट का देखते हैं, कॉपीराइट का क्या सीन था। कॉपीराइट का सीन था कि भाई जो मिड 18 सेंचुरी थी, मिड 18 सेंचुरी में सबसे पहले मिड 18 सेंचुरी में क्या आ गया, ट्रेडमार्क का आ गया। ठीक है, ट्रेडमार्क का लॉ आ गया और ये कहा गया कि भाई जो भी अगर ट्रेडमार्क को कोई वायलेट करता है तो इसको हम मानेंगे, इसके अगेंस्ट जो है वो पासिंग ऑफ की रेमेडी मिलेगी। ठीक है, पासिंग ऑफ शुरू हो गया ट्रेडमार्क्स के अगेंस्ट, पर ये जो लॉ था ये अनसेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, पेटेंट का आया। पेटेंट के 3 चीजें आई। सबसे पहले इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज यूएसए और फ्रांस में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया मिड 18 सेंचुरी में ट्रेडमार्क। पर ट्रेडमार्क का क्या कहा, ट्रेडमार्क का कहा कि ये जो था ये अनसेटिस्फैक्टरी था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आया कॉपीराइट का। कॉपीराइट का हमारे पास क्या आया, कॉपीराइट का आया हमारे पास स्टैट्यूट ऑफ एन 1709 में। ये भी कब, मिड 18 सेंचुरी में, बिगनिंग ऑफ 18 सेंचुरी कह सकते हैं। ठीक है, तो पेटेंट आ गया, फिर ट्रेडमार्क आ गया। अब 1709 में एक और नई चीज क्या आई हमारे पास, हमारे पास आ गया कॉपीराइट। ठीक है, उसके बाद सबके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डिजाइन। डिजाइन कब आया, डिजाइन आया एंड ऑफ 18 सेंचुरी में, 1787 में डिजाइन से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट लॉ आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या आए, टेरिटरी के आए, अलग अलग टेरिटरी में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो डो मेकर और पंचरर्स थे वहां से शुरू करके फिर सबसे पहले पेटेंट का लॉ आया, 1623 में पहला आया, फिर फ्रांस में आया, यूएसए में आया। फिर 18 सेंचुरी से जो है हमारे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शुरू हो गए और एंड ऑफ 18 सेंचुरी में हमारा डिजाइन आ गया। ठीक है, अब इनको टेरिटोरियल क्यों कहा है, इनको टेरिटोरियल कहा है क्योंकि दे डू नॉट अप्लाई बियॉन्ड द टेरिटरी। मतलब अगर मान लो इस स्टेट ने बनाई है तो इस ये जो बाकी एरिया है इसके बाहर है, इस पर जो है इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगी। इसलिए हमने इसको कौन सी फेज का नाम दिया है, हमने इसको दिया है द नेम ऑफ टेरिटोरियल फेज। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नलिज्म आ गया बाहर की कंट्रीज में। अब मान लो ये है, ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज जो है इसको वायलेट करने लगी, तो इसलिए एक्सटर्नलिज्म आ गया और एक्सटर्नलिज्म ने जन्म दिया किसको, टू द नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज क्या थी हमारे पास, इंटरनेशनल फेज। अब इंटरनेशनल फेज में क्या होता है, इंटरनेशनल फेज में होता है कि भाई जो फ्रांस है, फ्रांस ने पेटेंट का बनाया था शुरुआत में, फ्रांस ने बायलैटरल ट्रीटी कर ली, बायलैटरल ट्रीटी करके राइट्स मिल गए किसके, कि भाई कॉपीराइट प्रोटेक्शन के राइट्स मिल गए फॉरेन आर्टिस्ट को और वर्क्स विदाउट एनी रेसिप्रोसिटी अग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मान लो कोई फॉरेन आर्टिस्ट है, ठीक है, एक फॉरेन आर्टिस्ट है, उसने ये जो है ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है, फॉरेन आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई है। अब फॉरेन आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई है उसके राइट्स किसके पास हैं, उसके राइट्स हैं फॉरेन आर्टिस्ट के पास। ठीक है, पर जब ये इंटरनेशनल फेज आई तो फ्रांस ने क्या करा, इन राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया और फ्रांस ने कहा कि भाई ये जो कॉपीराइट है, जो ये आर्टिस्ट ने ये मास्टरपीस बनाया है, जो भी आर्टिस्टिक पीस जो है ये बना है, इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो हर किसी को नहीं मिलेंगे। हर किसी को क्यों नहीं मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे, अनलेस कोई रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट होगी, हाँ भाई मैं भी ये ड्राइंग बना सकता हूँ, अनलेस कोई ऐसा अग्रीमेंट ना हो, ये जो पेंटिंग है इसको कोई भी जो है वो कॉपी नहीं कर सकता। सबसे पहले फ्रांस ने कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, किनको, फॉरेन आर्टिस्ट और वर्क्स को। उसके बाद आ गया यूके। यूके ने अलग अलग कंट्रीज के साथ बाय 1844 तक अलग अलग कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट कर लिए कि भाई अगर मान ले इस कंट्री में कुछ बना है तो उस कंट्री में भी इसका जो है वो यूसेज नहीं हो सकता है, ऐसे करके बाय 1844 तक कितने अग्रीमेंट कर लिए यूके ने, 17 अग्रीमेंट कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस लीड ले लेता है इसमें, तो यूएस ने बहुत सारे अग्रीमेंट करे। ठीक है, तो शुरुआत किस पहले फ्रांस ने किया, फ्रांस ने किया, फिर उसके बाद यूके ने उसको फॉलो करा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने जो है वो एक तरीके से लीड ले ली। उसके बाद बहुत सारे जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स थे वो बनने लगे। इनमें से मेन क्या था, बॉन कन्वेंशन 1886 का, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन 1883 का। अब पेरिस कन्वेंशन कहाँ से है, पेरिस कन्वेंशन 1851 में आइडिया आता है प्रिंस एल्बर्ट थॉमस को
कि भाई ऐसे ऐसे जो है हम कर सकते हैं। फिर 1880 में कांग्रेस की मीटिंग में आइडिया डिस्कस होता है और 1883 में जो है वो पेरिस कन्वेंशन आ जाता है कि भाई ये एक ऐसा कन्वेंशन होगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा किसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इसके अगेंस्ट ये डील किसके साथ करता था, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के साथ डील करता था और अलग अलग जो डिजाइन हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, ये सब प्रोवाइड करता था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया पेरिस अग्रीमेंट जो मेजर अग्रीमेंट्स थे। अब इसके तीन प्रिंसिपल्स थे। तीन प्रिंसिपल्स क्या कहते थे कि भाई नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी, किसको नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी, सारे नेशनल्स को, मतलब कि मेंबर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, कि ये ग्लोब हो गया हमारा। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है। अब पेरिस कन्वेंशन आ गया। पेरिस कन्वेंशन कहता है कि हर जो कंट्री है ना, उस हर कंट्री में जितने भी मेंबर्स हैं सबको नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसकी है, जिसने फर्स्ट अप्लाई किया है। ये नहीं है भाई अब इन कंट्रीज में से हमने एक कंट्री को जो है वो प्रायोरिटाइज कर दिया। ठीक है, अगर इस कंट्री में से किसी ने पहले करा है तो उसको पहले मिलेगा, नहीं, जिसने पहले अप्लाई करा है उसको ही जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म रूल्स। ये सारी कंट्रीज पे जो यूनिफॉर्म रूल्स है वो अप्लाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद 1886 में आता है हमारा सेकंड कन्वेंशन, जिसको हमने नाम दिया किसका, बर्न कन्वेंशन का। बर्न कन्वेंशन किस पर है, कॉपीराइट से रिलेटेड, ऑन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स। ये भी एक ऐसी ही मीटिंग का रिजल्ट था। ये किस मीटिंग का रिजल्ट था, जैसे लोग हो गए, जैसे विक्टर ह्यूगो हो गया, उन्होंने इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन बनाए। ये जो इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन थे ये टाइम टू टाइम मिलते थे और सब चीजें डिस्कस करते थे। 1883 में बर्न में मीटिंग होती है और आउट ऑफ दिस मीटिंग जो कॉपीराइट लॉ है वो बन के आता है। ठीक है, अब ये जो दो कन्वेंशंस थी, पेरिस कन्वेंशन 1883 और बर्न कन्वेंशन 1883, इन दोनों ने मिलकर एक मल्टीलेटरल जो एरा है उसकी शुरुआत करी। मल्टीलेटरल एरा की शुरुआत करी। फिर अलग अलग चीजों को लेकर, जैसे बर्न ये हो गया, कॉपीराइट स्पेसिफिक हो गया। फिर अलग अलग राइट्स को लेके, अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके हमारे पास अलग अलग अग्रीमेंट्स आने लगे। जैसे मैड्रिड अग्रीमेंट आ गया ट्रेडमार्क से रिलेटेड। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड मैड्रिड एंड लिस्बन आ गया। कॉपीराइट से रिलेटेड बर्न आ गया। फिर रोम कन्वेंशन आ गया। इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड हेग आ गया। ये सारे जो कन्वेंशंस हैं ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये हो गया भाई, इसमें क्या था, इंटरनेशनल फेज थी। इंटरनेशनल फेज में क्या हुआ, एक ट्रीटी बनी। जिन जिन कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन करा उन कंट्री के पास जो है वो राइट आ गया। फिर उसके बाद आ गया ग्लोबल फेज। ग्लोबल फेज में क्या हुआ, ग्लोबल फेज में हो गया कि भाई पूरे ग्लोब को जो है जोड़ दिया जाए और पूरे जो वर्ल्ड है उसमें यूनिफॉर्म राइट्स और ट्रांसपेरेंट राइट्स जो है वो प्रमोट किए जाएं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ग्लोबल फेज। ठीक है, ग्लोबल फेज में ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद 1967 में वाइपो आता है। वाइपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रेगुलेट करती है जो भी अलग अलग, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है उसको रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट आ गया 1992 तक। 25 कंट्रीज जो थे वो इसकी मेंबर्स बन चुकी थी। फिर इसने प्रोवाइड करा प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ग्लोबल लेवल पे। इसने कहा कि सारे जो स्टेट्स हैं उनकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए, साथ में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। और एक इस सब के बाद, ठीक है, वाइपो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया ऑन द ग्लोबल लेवल। इससे पहले ये जो सारी थी ये एक तरीके से पर्सुएसिव थी, पर वाइपो ने क्या करा, ग्लोबली प्रमोट किया और प्रोटेक्ट करा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इसने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स ले डाउन करे, जैसे कि अगर हमें इसे एक ग्लोबल सब्जेक्ट बनाना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्टेट्स हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की हमें कोई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिससे जल्दी और टाइमली जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाए। साथ में हर कंट्री जो अपना एक्सपीरियंस है उनका आईपी से, हर कंट्री अपने जो वो आईपी का एक्सपीरियंस है उसे शेयर करे, उसे एक्सचेंज करे, जिससे जो बाकी कंट्रीज हैं और जो ग्लोबल लेवल पे लो है वो बनाया जा सके। जैसे ही वाइपो ये सारे प्रिंसिपल्स ले डाउन करती है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। और अब हमें पता है क्योंकि रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है, तो एक एंटायरली न्यू ओशन आ रहा है जिसको हम कहते हैं जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ और गेट, ठीक है। गेट आता है, गेट के अंडर अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका कोलिशन शुरू हो जाता है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनते हैं बेस्ड ऑन देयर डायनामिक नेचर और ये सब, ठीक है। अब ये इशू जो है ये उरुग्वे राउंड ऑफ गेट लाता है कि भाई ठीक है, इट्स गुड कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो यूनिफॉर्म लॉ लाने की बात कर रहे हैं, पर हम ये बात नहीं भूल सकते कि हर अलग अलग कंट्री की अलग अलग जो है वो टोपोग्राफी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग वेदर है, और हमें उसके बेसिस पर जो है जो कोलिशन करना पड़ेगा और अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो हर कंट्री को सूट करते हैं वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये आ गया, फिर उसके बाद इस इशू को लाने के बाद एक बहुत बड़ी नई जो है वो चेंज आई। फिर यूएसए यूरोप कनाडा जापान सब ने ज्वाइन कर लिया और इन सब के रिजल्ट से 1994 में मराकेश अग्रीमेंट आया, ठीक है, जिसकी हेल्प से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हमने नाम दिया ट्रिप्स का। ट्रिप्स क्या हो गया, ट्रिप्स हो गया ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आया और इसने क्या ले डाउन करा, स्टैंडर्ड हर कंट्री के लिए, स्कोप कितना है ग्लोबल लेवल पर, यूज कितना है और एनफोर्समेंट कैसे है इन लॉज की, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये सारे अग्रीमेंट आ गए। ट्रिप्स ने बहुत, वाइपो ने सबसे पहले बहुत बड़ा चेंज लेके आया। वाइपो के बाद हमारे पास मराकेश अग्रीमेंट आ गया, गेट के राउंड्स में जो है वो डिस्कशन हुई और फाइनली एक बहुत बड़ा चेंज दूसरा क्या लेके आया, ट्रिप्स लेके आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ट्रिप्स अब हम देखते हैं कि ठीक है ग्लोबल लेवल पर जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रमोशन और प्रोटेक्शन स्टार्ट होगी। फिर पोस्ट ट्रिप्स क्या हुआ, क्योंकि हर कंट्री की नेशनल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई, साथ में मल्टीलेटरल ट्रीटीज आ गई, ठीक है। फिर वाइपो ने धीरे धीरे करके जो जैसे डिजिटल राइट्स हैं उनको प्रमोट करा। अब मैंने इसमें सब लिखा नहीं हुआ पर हम इसमें खुद से ऐड कर सकते हैं। अब आज के टाइम में देखो पर्सनालिटी राइट्स आ गए हैं। पर्सनालिटी राइट्स क्या है, पर्सनालिटी राइट्स हैं कि भाई किसी इंसान की वॉइस हो गई, उसका कोई डायलॉग हो गया, उसका चलने का तरीका हो गया, लाइकनेस हो गई, उसकी फोटोग्राफ्स होगी, वीडियोस होगी, कोई और यूज नहीं कर सकता। फिर एक लेटेस्ट क्या है, मेटावर्स में जो है वो यूसेज आ गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे गेम में हम स्किन्स खरीदते हैं, ठीक है, या गेम में डांस स्टेप्स होते हैं, हम अलग अलग आउटफिट्स खरीदते हैं, इन सबको भी प्रोटेक्शन के अंडर रखा जाएगा मेटावर्स। फिर उसके बाद एआई की वजह से ये डीप फेक्स ये सब आ गया, ठीक है, कि डीप फेक्स का क्या सिनेरियो है और एआई कैसे जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक तरीके से इन्फ्रिंज कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ ये सारे राइट्स डेवलप हुए। फिर परफॉर्मेंस और फेनोग्राम ट्रीटी होगी, वाइपो की कॉपीराइट, अलग अलग ट्रीटीज के साथ अलग अलग लॉज आए। अब ये नए नए इश्यूज हैं, इन पे अभी ग्लोबल लेवल पे कुछ अवेलेबल नहीं है, पर धीरे धीरे इनके लिए भी कंट्री स्पेसिफिक लॉज आ रहे हैं। वही फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल एरा में और फिर ग्लोबल एरा में ये भी एंटर करेंगे और इन नई चीजों के साथ जो है जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, जो पहले डो मेकर्स और पंचरर से शुरू हुआ, वो आज बढ़ के इतना बढ़ चुका है कि हम एआई को लेकर, मेटावर्स को लेकर,
जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम रियल वर्ल्ड के एक छोटे से गांव से लेकर हम आज वर्चुअल वर्ल्ड में जो एक्सीड करता है हर बाउंड्री को, हम वहां तक आज पहुंच गए हैं। और ये जो था ये पूरा जेनेसिस था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और ये है हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।